बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 18 का टेस्ट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। और पेयरिंग, बोर्ड की पेयरिंग में भी यही क्वेश्चन आएगा। फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट एसी थ्रू द रजिस्टर इज जीरो, क्योंकि रजिस्टर में इन फेज होता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट। रजिस्टर हैज बीन द बेस करंट 1 मिली एम्पेयर एंड 100 मिली एम्पेयर इमीटर करंट है। तो ये हिंट है, ये इमीटर की इक्वेशन में पुट करेंगे तो बे कलेक्टर करंट 199 आएगा। NOR gate is the combination of OR gate and NOT gate. Chargeless region which is separated, chargeless region जो N टाइप और P टाइप को सेपरेट करता है उसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ करंट गेन, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये अभी आगे फार्मूला भी आएगा तब आपको पता लग जाएगा। मैथमेटिकल नोटेशन फॉर द नैंड गेट, ये नैंड गेट के ऊपर बार जो है ये असल में नॉट के लिए है, तो नैंड गेट का ये नोटेशन है। और साइनोसाइडल करंट आरएमएस वैल्यू दे दी उसने। ये सवाल बहुत फेमस है, बहुत दफा पेपर में आया। इसका जवाब आता है 14.1। हाउ डज द डबलिंग द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी अगर डबल हुई तो ये देखें, ये यहां से गौर करें, एक्सएल डबल हो जाएगा और एक्ससी हाफ हो जाएगा। अच्छा जी, हाउ मेनी टाइम्स एन इनकैंडेशन लैम्प रीचेज द मैक्सिमम ब्रिलियंस। अब एसी सोर्स की बात हो रही है तो एसी दो दफा अपनी पीक पे जाता है। जब एसी दो दफा पीक पे जाएगा तो 100 टाइम ब्रिलियंस आएगी, ये याद रखिएगा। इन आर एल सीरीज सर्किट करंट लैग और लीड द वोल्टेज। अब आर के केस में तो करंट लीड भी नहीं करता और लैग भी नहीं करता, लेकिन इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है क्योंकि उसमें बैक ईएमएफ आ जाती है। तो ये उसकी वेक्टर डायग्राम मैंने बना दी। How does the motion of an electron in N type substance differ from the motion of P type? Obviously हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और होल्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप इसको बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और होल्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसकी मोशन होगी। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन टाइप एंड पी टाइप। पी टाइप और एन टाइप पे नेट चार्ज जीरो ही होता है, बेशक उनमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज पे चार्ज उस वक्त आता है जब इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ के चले जाएं। लेकिन इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर से कहीं से आ रहे हैं और ना जा रहे हैं, तो इसलिए इन पे नेट चार्ज जीरो होगा। इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, तो ये हमारी बुक में वाजे लिखा हुआ है कि रिवर्स बाइसिंग में विड्थ डिप्लीशन रीजन की बढ़ जाती है और फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है। और करंट फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एम्पेयर्स में होता है और रिवर्स बाइसिंग में करंट माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। वाई द फोटो डायोड ऑपरेटेड इन द रिवर्स बाइस कंडीशन, क्योंकि ये लाइट को डिटेक्ट करता है, विजिबल लाइट को भी और इनविजिबल लाइट को भी। इसलिए ये हमेशा रिवर्स बाइसिंग में इस्तेमाल होता है। जब तक कोई लाइट इस पे आके गिरती नहीं तब तक ये करंट शो नहीं करता। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अब वर्चुअल ग्राउंड का प्रिंसिपल ये होता है कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज तकरीबन बराबर हो जाते हैं जीरो के। यानी नॉन इन्वर्टिंग वोल्ट टर्मिनल जो होता है ना वो तो एक्चुअली जीरो पे होता है, और जितना नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज होता है उतना ही इन्वर्टिंग टर्मिनल पे डेवलप हो जाता है। तो इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। यानी असल में तो डेवलप किस पे हुआ, नॉन इन्वर्टिंग पे, लेकिन इन्वर्टिंग पे भी वही आ गया, इसलिए इसको वर्चुअली ग्राउंड कहते हैं। राइट द फोर एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड। डिजिटल साउंड ट्रैक, ऑटोमेटिक स्विचिंग, ठीक है, बैंक में जो काउंटिंग मशीन होती है वो, इसके अलावा ऑटोमेटिक डोर स्विचिंग, और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं जैसे सीडी प्लेयर में सीडी को राइड करने के लिए, वो भी डायोड के जरिए ही होता है। डिफाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फाइंड द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये उसकी डेफिनेशन है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसलिए बैटरी इन्वर्टिंग के साथ होगी, और नॉन इन्वर्टिंग देख लें कहाँ होगा, ग्राउंड पे। और ये देखें जो नॉन इन्वर्टिंग पे जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं, और ये इसका गेन निकलेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें इंडक्टेंस है 1/पाई हेनरी, और 2000 ओहम के साथ वो सीरीज में लगा हुआ है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है एसी की। तो वो कहता है कि कैलकुलेट करें रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फार्मूला ये है, और रिएक्टेंस आप जो है वो मालूम कर सकते हैं, यहाँ से जी है। और अगर करंट भी मालूम करना चाहे तो मैंने करंट के लिए भी फार्मूला लिख दिया है। तो जी इम्पीडेंस है, एक्सएल जो है ये रिएक्टेंस है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक्स सी की जगह आप आर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है। देखें जी नेक्स्ट हमारे पास है
RMS वैल्यू ऑफ EMF इन द सर्किट 0.05 होगी, ये भी बिल्कुल इसी फार्मूले से। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज, अच्छा प्योर कैपेसिटिव है तो कैपेसिटिव में क्या होगा? ठीक है, वोल्टेज लैग करेगा। वोल्टेज क्या करेगा जी? लैग करेगा। वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द, ठीक है, और वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाई 90 डिग्री। वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट 90 डिग्री, तो ये होगा। द नंबर ऑफ डायोड इन द ब्रिज रेक्टिफायर 4 होंगे। एन टाइप मटेरियल्स द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे। लॉजिक ऑपरेशंस आर इम्प्लीटेड बाई लॉजिक गेट्स। अच्छा जी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी एट विच एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए। द सर्किट कंटेन आयरन कोर इंडक्टर, एक सर्किट में आयरन कोर इंडक्टर है, तो वो कहता है कि जब हम उसे रीओपन करें तो स्पार्क आता है। असल में जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ईएमएफ आ जाती है, और जब आप स्विच को रीओपन करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होती है। लेंजिस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा हो जाती है, जिससे स्पार्क पैदा होता है। When 50 volt is applied to the AC circuit, the current flowing through it is 50 एम्पेयर। तो ये उसकी इम्पीडेंस, फाइंड द इम्पीडेंस। अब आप ये देख सकते हैं, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ से। तो इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से इम्पीडेंस को। साइनोसाइडल करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये इक्वेशन उसने दी है और ये जनरल इक्वेशन है जो मैंने हिंट में लिखी है, इसको कंपेयर करते हैं तो 50 हर्ट्ज जवाब आ जाएगा। वाई द ऑर्डिनरी डायोड डू नॉट इमिट लाइट, अच्छा ये लाइट इमिट नहीं करता विजिबल, लेकिन इंफ्रारेड करता है, तो ऑर्डिनरी डायोड नहीं कर सकता विजिबल लाइट। व्हाट इज द ट्रांजिस्टर, हाउ द एनपीएन ट्रांजिस्टर ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की जो डायग्राम है वो कॉमन इमीटर डायग्राम है, आप वहां से देख सकते हैं, और एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है उसमें। अब वाई द बेस करंट इज वेरी स्मॉल, इस क्योंकि इसकी लीस्ट डोपिंग रेशियो होती है और थिन होता है 1 माइक्रोमीटर के बराबर। और एक सर्किट में कलेक्टर करंट है 20 और 60 है बेस करंट माइक्रो एम्पेयर में। वो कहता है गेन बता दे, तो गेन का फार्मूला ये है बीटा। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओर गेट, एक्सक्लूसिव ओर गेट, और एक्सक्लूसिव ओर गेट की 18 चैप्टर के एंड पे बनी हुई है, वहां से ये डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। और इसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन, डिफाइन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप के साथ और नेगेटिव को एन टाइप के साथ लगा दिया जाए तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, और अगर इसका उल्ट लगा दिया जाए यानी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द आरएलसी सीरीज सर्किट। तो आरएलसी सीरीज सर्किट में आप तो एक तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर ये ग्राफ बना के इसकी सारी खसूसियात लिखेंगे ग्राफ की, कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इस पे करंट मैक्सिमम होगा और इम्पीडेंस मिनिमम होगी, ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करंट, बेस करंट उसने दे दिया है, आईसी को फाइंड करना है आपने, और बीटा भी दे दिया। आप जरा गौर करें, ये बीटा है, ये फार्मूला, यहाँ से आईसी इजीली निकल आएगा, और ये फार्मूला लगा के फिर आईसी ओवर आईई भी निकालेंगे, और जो आपको ऊपर आईई का फार्मूला बताया है वो भी इसमें फाइंड आउट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।